वो एक बेबाक शोख चंचल किरण थी कि जिसमें लागिर में आँख खोली, उसी के खूने जिगर की गर्मी से फिर वो शोला बनी, शफक बनी, माह नौ बनी और महर ताबा, कि जिसकी आतिश बयान किरणों से रफ्ता रफ्ता हुआ एक जहां मुनव्वर। कभी वो आतिश फिशा नदी थी, कभी वो सैलाब नूर था, कभी धूप का समंदर। मगर वो लागिर बदन जजीरा न था, मिनारा था रोशनी का, कि जिसकी हद्दे नज़र में बहरे बेकरां की मौजों का जीरो बम था। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार, फिल्मसाज और दानिश्वर ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत में पैदा हुए, जो सूफियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर शहर हाली के नाम से भी मारूफ है। ख्वाजा अहमद अब्बास के ख़ानदान का ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन हाली के घराने से था, जो उर्दू के पहले नक्काद और शायर थे और जिनकी इल्मियत का अपने ज़माने में डंका बजता था। ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत से आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए और यहाँ से हुसूल तालीम के बाद जादू की नगरी मुंबई पहुँचे, जहाँ वो जिंदगी के आखिरी दम तक रहे। यहाँ उनकी अदब व सहाफ़त और फिल्म से बरसों वाबस्तगी रही। अब्बास साहब एक तो अनथक राइटर, 40 बरस तक जिन्होंने ब्लिट्स का लास्ट पेज लिखा है बग़ैर किसी वक्फे के, एक बार भी नहीं छोड़ा। ये किसी भी राइटर के लिए उसकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है, वो बाकायदगी है कि 40 बरस तक ब्लिट्स का लास्ट पेज, उसका नाम भी लास्ट पेज ही कहलाता था, वो लिखते रहे। और हम सब एक आइडियोलॉजी की वजह से अब्बास साहब को ज़रूर पढ़ा करते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास का वो पेज नहीं छूटता था, मतलब यूँ कहें कि ब्लिट्स छूट जाए लेकिन लास्ट पेज नहीं छूटता था। उनको इतने बाकायदगी से पढ़ा करते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो एक प्रोग्राम हुआ था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का, PWA का, जिसमें शाम अफसाना का एक प्रोग्राम था और उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, इस्मत आपा, कृष्णचंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के अफसानों का भी और उनके मशहूर आलम कॉलम अंग्रेज़ी ब्लिट्स में लास्ट पेज और उर्दू और हिंदी में आज़ाद कलम के नाम से आता था। लेकिन लास्ट पेज आम तौर पर ये होता है कि कोई अखबार आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले फर्स्ट पेज पढ़ते हैं लेकिन जब ब्लिट्स आता था तो बहुत से लोग सबसे पहले लास्ट पेज पढ़ते थे। तो बेइंतहा पॉपुलर कॉलम था, बहुत मकबूल था। और उसके बाद जब मैं ब्लिट्स की मुलाजमत में सब एडिटर बनकर यहाँ आया तो फिर उनसे मुलाकातें मुसलसल होने लगी। अक्सर मैं कॉलम लेने के बहाने उनके घर चला जाता था ताकि उनसे मुलाकात हो जाए और वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन वो बहुत सीनियर थे और मैं बहुत जूनियर था और ज़ाहिर है हद अदब मुकर्रर हुआ करती थी हर मुलाकात की। लेकिन बहैसियत इंसान भी वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। मुंबई में क़याम के दौरान उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखीं। उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी, इन तीनों ज़बानों में उन्होंने खामा फरसाई की। उनकी किताबों में दो बूंद पानी, मुहिब्बी, मुंबई माई मुंबई,
The Gun and Other Stories, The Black Sun and Other Stories, Barrister at Law, गेहूं और गुलाब वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उनके शोराए आफाक नॉवल इनकलाब को अदबी हलकों में खूब सराहा गया। उसका दूसरा हिस्सा अरसे बाद द वर्ल्ड इज़ माई विलेज के नाम से शाया होकर मंजर आम पर आया। वो हफ्त रोज़ा बिलेट्स से भी वाबस्ता रहे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उन्होंने इसका आखिरी सफ़ा लिखा। बिलेट्स में शाया शुदा उनकी तहरीरों का एक उम्दा इंतखाब ब्रेड, ब्यूटी एंड रेवोल्यूशन के नाम से इशाअत पजीर हुआ। मैं अब्बास साहब के फ़िक्शन का बहुत आशिक़ नहीं हूँ और मैंने उनकी किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ी, उर्दू में भी पढ़ी, नावल भी उनका पढ़ा और कहानियाँ भी पढ़ी। तो उसका एक सबब तो बहुत बड़ा ये था कि अब्बास साहब के ज़माने में गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले फ़िक्शन निगार पैदा हो गए थे। भाई मंटो हैं, बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, जबकि कृष्णचंद्र का जादू भी बाद में टूट गया। इसमें चुगताई हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं और कहना चाहिए हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो अब्बास साहब का मामला ये रहा कि अब्बास साहब ने अपने आप को बिखरा बहुत लिया था। फ़िल्म है, जर्नलिज़म है, जर्नलिज़म में भी अंग्रेज़ी जर्नलिज़म, उर्दू जर्नलिज़म। मुझे याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो लास्ट पेज ब्लिट्स में आया करता था अब्बास साहब का। मैंने तो लास्ट पेज पढ़ने के लिए ब्लिट्स उस वक्त से ख़रीदना शुरू किया था। अब्बास साहब ने उर्दू में आज़ाद कलम शुरू किया था उसी वक्त। तो अब्बास साहब का तो सोचिए इप्टा में कितना काम उन्होंने किया, इंडियन पीपल्स थिएटर्स का जो मूवमेंट कहना चाहिए पूरा। फिल्म में देखिए उन्होंने जो फिल्में बनाई और फिर ये कि ज़ाहिर है कि वो तो भाई एक हमेशा से कमिटमेंट उसी के साथ शुरू की उन्होंने अपनी ज़िंदगी, उसी के साथ ख़त्म हुए। तो पूरी ज़िंदगी जिस रोशन ख़याली का, और अब्बास साहब का ताल्लुक़ जिस फैमिली से था, भाई जिस फैमिली में हाल ही पैदा हुए थे पहले, तो अब्बास साहब की तो घुट्टी में वो सब पड़ा हुआ था। उनके अपने बड़े भाइयों में यानी रिश्ते के भाइयों जैसे ख्वाजा ग़ुलामुस सैयदैन या ये कि उनके वालिद ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन, तो इन सब का देखिए पूरा ज़ोर इसी पर रहा कि कोई भी लिटरेचर अपने अंदर एंड इन इटसेल्फ नहीं होता, बल्कि वो एक मीन्स होता है दुनिया को बदलने का। अब्बास साहब भी उसमें यकीन रखते थे। इनकलाब मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ा, उर्दू में भी शायद छप गया है, मैंने उर्दू में नहीं पढ़ा वो ना, लेकिन अब्बास साहब की कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। कहानियों में उनके यहाँ इनोवेशंस तो मिलते हैं तरह तरह के। मसलन ये कि उन्होंने कुछ कहानियाँ ऐसी लिखी जो जिनमें सिर्फ नंबरों का इस्तेमाल किया है और एक महीने भर का बजट एक आदमी अपना लिखता जाता है अपनी डायरी पर, उससे एक कहानी पूरी बन जाती है। लेकिन अब्बास साहब के यहाँ मेरे ख़्याल में ज़ुबैदा में जो कहानियाँ उनकी एक वो है ज़ाफ़रान के फूल या कुछ इस तरह नाम था, वो एक कलेक्शन, उसमें जो 3 लंबी कहानियाँ उनकी मैंने चंद पढ़ी थी अब्बास साहब की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटी कहानियों मुझे सरदार जी उनकी कहानी याद आती है जिसमें बड़ा हंगामा भी हुआ था अपने ज़माने में। अच्छा, पार्टीशन के वक्त का लिटरेचर आपको याद होगा कि पार्टीशन के वक्त जो लिटरेचर हमारे यहाँ प्रोड्यूस किया गया उसमें सबसे ज़्यादा शोहरत तो मंटो की है, यानी मंटो की कहानी टोपा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, राम खिलावन, टीटवाल का कुत्ता वगैरह वगैरह। लेकिन एक उस ज़माने में जिन कहानियों को और शोहरत मिली उनमें सरदार जी भी शामिल। तो अब्बास साहब उन लोगों में जो तो इंसान की नेकी पर बहुत ज़बरदस्त यकीन रखते थे। एक उनमें अजब रोशन ख़याली थी, एक कहना चाहिए कि रवादारी बहुत थी, और बहुत ही अब्बास साहब के यहाँ नेकी और शराफत की वो कदरें जो पुराने रवायती लोगों में मिलती हैं वो सब अजीब व गरीब थीं। तो अब्बास साहब के यहाँ शायद यही वजह रही कि वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ पूरी तरह से ध्यान, जल्दी में लिखा उन्होंने बहुत कुछ शायद इसलिए भी कि उनकी ट्रेनिंग एक जर्नलिस्ट के तौर पर हुई थी। और ज़ाहिर है कि जर्नलिज़म में हमेशा मूड का और इंस्पिरेशन का और उस इंतज़ार का के लिए कोई वक्त नहीं होता। वहाँ तो कोई वारदात हुई हो फ़ौरन लिखिए उसके बारे में, अपना रद्द अमल ज़ाहिर कीजिए। तो इस तरह की उजलत पसंदी। और लेकिन अब्बास साहब की खुद नविश मैंने पढ़ी, फिर उन्होंने खुर्शीद से इंटरव्यू लिया था फेस टू फेस विद खुर्शीद उस ज़माने में, उनकी हर तहरीर मैंने पढ़ी। हर जगह एक मालूम होता है कि बहुत ही ज़िम्मेदार, बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, एक ऐसा लिबरल इंसान जो कहना चाहिए कि हमारे ज़माने में जो एनलाइटनमेंट और रैशनलिज़म की जो रोशनी हम तक पहुंची थी और जो अब धीरे धीरे मध्यम होती चली जा रही है खुद हमारे अपने समाज में भी, तो ऐसा लगता था कि अब्बास साहब उस पूरी तहरीक के नुमाइंदे हैं। अलीगढ़ में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी रोशन ख़याली जिस तरीके से कायम रखी,
यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का डिवीज़न और ये सारी चीज़ें अब्बास साहब पर कोई असर नहीं डाल सकी। और अब्बास साहब ने तो नेहरू, अच्छा वो ये भी था वाकई कि वो पंडित नेहरू को बहुत आइडोलाइज करते थे अब्बास साहब, अपने हर लिहाज से वो नेहरूवियन थे। और उन्होंने इनकलाब में जिस तरह जिक्र किया है नेहरू जी से मुलाकात का, और बहैसियत तालिब इल्म जिस तरह स्टूडेंट जा कर के वो मिले थे, तो वो गैर मामूली इंसान थे। यानी मेरा ख्याल ये है कि अदीबों में ये तो दो राहें हो सकती हैं कि भाई उनके मुकाबले में दूसरे की कहानी हमें ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब्बास साहब शायद अपने हमअसरों में शायद सबसे बड़े आदमियों में थे, बहरहाल या सबसे बड़े आदमी थे। ख्वाजा अहमद अब्बास हमारे ज़बान व अदब का, हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त का वो नुमाइंदा नाम है जो अपने हमअसरों में कई एतबार से मुमताज़ है। एक तो वो जामे हैसियत थी, हम जहज़ शख्सियत थी। अगर आप देखें, ख्वाजा साहब सहाफ़ी भी हैं, ख्वाजा साहब फ़िल्म साज भी हैं, ख्वाजा साहब कहानीकार भी हैं, ख्वाजा साहब अदब और ज़बान जो है उसके पारख भी हैं, और उसमें उनकी एक मुस्तकिल हैसियत है। एक बात जिसे और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि हाली का घराना उर्दू ज़बान व अदब की फ़र्स्ट फैमिली है। सर सैयद की रिवायत को उनके ख़ानदान वालों ने वो तोसी नहीं बख्शी, शिबली के ख़ानदान ने उनकी रिवायत को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन हाली उन खुश नसीबों में से हैं। पानीपत का घराना वो है जिसकी मुख्तलिफ़ शाखों ने ज़बान व अदब पर अपने गहरे नक़ूश मुर्तसिम किए हैं, और ख्वाजा अहमद अब्बास उनमें एक गैर मामूली अहमियत का नाम है। ख्वाजा साहब ने हमें जो फ़िल्में दी, जो कहानियाँ दी, जो मुकालमे दिए, वो अपनी जगह ख़ुद एक दबिस्तान है। और जब हिंदुस्तानी फ़िल्मों का 100 साल का इतिहास सही तौर पर रकम किया जाएगा, तो जिन लोगों का नाम उसके अंदर सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा, उनमें ख्वाजा साहब भी होंगे। हवा की मानिंद था वो आज़ाद, बादे सबा की मानिंद निखतों का पयाम्बर था। कभी वो आवाज़ बन के गूंजा, कभी वो अल्फाज बन के तड़पा, कभी वो सूरत गरी की दुनिया में एक तलवार बन के लपका, कभी वो ऐवान फ़िक्र नौ में कलम का एजाज बन के चमका, कभी वो एहसास के सफ़ीने में शोलाजन पानियों से गुजरा। ना उसने जुल्मत से हार मानी, ना उसने कड़वी हकीकतों से नज़र चुराई, ना उसने शोहरत की आरज़ू की, ना उसने सरवत की जुस्तजू की, कि उसकी रंगी मिजाजियों में भी एक रंगे कलंदरी था। मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी उनके ख़ानदान की एक रुकन हूँ, और मैंने जिस तरह से उनको बचपन में देखा और जिस तरह से मैंने उनसे सीखा, तो ही वॉज अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी इन द फैमिली। मौलाना हाली के ख़ानदान की रिवायत का एक बहुत बड़ा वो रुकन थे, और ये रिवायत उन्होंने कायम की जो ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन, ख्वाजा ग़ुलाम सकलैन, खुद मौलाना हाली, उसके बाद उनकी पोतियाँ, नवासियाँ वग़ैरह, ये सब लोग जो हैं ये हाली के ख़ानदान की रिवायत को कायम रखे हुए हैं ये लोग। ख्वाजा अहमद अब्बास एक पहलूदार शख्सियत के मालिक थे। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। मेरा उनसे ताल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा ख़ानदानी ताल्लुक़ है। वो मेरे अम्मी के मामू हमारे महबूब नाना थे, और हालांकि वो हमारे नाना थे, लेकिन हम उनको मामू बाछू ही कहा करते थे, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा बुजुर्गी से ख़िताब करे। तो अक्सर ये हमसे कहा करते थे कि हम जब मामू बाछू कहते थे तो अक्सर ये कहा करते थे कि मामू होगा तेरा बाप, मुझे भाईजान कहो। बहुत ही ज़्यादा उनकी एक पर्सनालिटी थी जो बहुत ज़िंदा दिल पर्सनालिटी थी। तो एक तो वो एक तरफ से तो इतने प्रोलिफिक राइटर थे, वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, वो सहाफ़ी भी थे, वो स्क्रीन प्ले राइटर भी थे, वो फिल्मों में कहानियाँ भी लिखते थे। ये
सारी बातें जो थी उनके अंदर मौजूद थी एक अदीब के तौर पे। उसके अलावा जो थे वो फिल्म मेकर भी थे और उन्होंने उस ज़माने में फिल्में, वो वाली फिल्में बनाई जो कि तस्वुर भी इस ज़माने में नहीं था कि आर्ट फिल्म क्या होती है। उस ज़माने में उन्होंने आर्ट फिल्में बनाई। उस ज़माने में जो आम पॉपुलर फिल्मों का अंदाज था उस अंदाज की नहीं होती थी, बल्कि हकीकत से जुड़ी हुई होती थी। और मसलन ये कि बम्बई में लोग आते हैं तो वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, बम्बई की नाइट लाइफ जो है वो किस तरह की है। गोवा के अंदर अगर जो लोग सिपाही जाते हैं तो वो किस तरह से जो वहाँ पे लड़ाई करते हैं, अपना पूरा मकसद जो है उसको उसके तहत उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह से अगर वो किसी एक उजड़े हुए उसकी बात करते हैं एक नवाब की, तो उसकी आसमान महल में जैसे है उसकी क्या ज़िंदगी है। तो इस किस्म की जो कि आज़ाद हिंदुस्तान उस वक्त की जो भी स्ट्रगल थे लोगों के, जो भी रियलिटी थी उसको दिखाना, उसको डिपिक्ट करना, ये उनका जो था एक तरह से मकसद हयात था। जो मीटिंग्स होती थी प्रोग्रेसिव राइटर्स की, उसमें अब्बास चाचा, हम लोग अब्बास चाचा ही कहते थे उनको, उनकी आवाज़ बहुत ही शार्प आवाज़ थी और हमेशा मुझे डर लगता था, ऐसा लगता था कि शायद ये डांट रहे हैं लोगों को। लेकिन जब उनको नज़दीक से जाना तब पता चला कि बच्चे उनके बहुत ही फेवरेट थे और उनकी जो बीवी थी मुज्जी आपा वो तो बहुत ही अच्छी थी और बच्चों के साथ हमेशा उनको इनकरेज करते थे। और उनको ये मैंने प्रोग्रेसिव राइटर्स में एक्चुअली देखा है कि वो बच्चों को कभी अलहदा नहीं छोड़ देते थे, बल्कि बच्चों को हर चीज़ में शामिल करते थे और बच्चों की ओपिनियन लेते थे, बच्चों को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते थे। ये अब्बास साहब की एक बहुत ही स्पेशल आदत थी। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं शायद 9-10 साल की थी जब चीन का हमला हुआ था और उसके ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान के सपोर्ट में अब्बास साहब ने बच्चों का एक क्वायर बनाया था जिसमें मैं भी शामिल हुई थी। और मुझे याद है कि हर संडे को हम उनके घर जाते थे जो कि हमारे घर के बहुत पास था और वो बच्चों को गाने सिखाते थे और हम उनके साथ गाते थे, हमलावर ख़बरदार ख़बरदार, अपना देश बचाने को हिंदुस्तानी है तैयार, ख़बरदार किस्म का। अब मुझे याद है कि वो अपनी चिल्ड्रंस फिल्म एक बना रहे थे, शायद उसका नाम हमारा घर था, और मैं बहुत बन ठन के और कुछ हील्स पहनकर और लिपस्टिक विपस्टिक लगाकर उनके पास गई और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ उस फिल्म के लिए। तो मुझे बहुत धक्का लगा और बहुत अफसोस हुआ और अपने फेलियर का बहुत बुरी तरह से मुझे एहसास हुआ। कई साल बाद जब मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रही थी, सिर्फ स्टूडेंट थी, तो अब्बास साहब वहाँ आए और उन्होंने कहा, तुम बहुत साल पहले मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी ना, अब मैं तुम्हारी सबसे पहली जो फ़िल्म है उसको प्रोड्यूस करूँगा। और चुनांचे उन्होंने मुझे फासला के लिए अपनी जो फ़िल्म है उसमें उन्होंने मुझे लिया था। मेरी पहली फ़िल्म अब्बास साहब की लिखी हुई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। उस पर मैंने यंग जोकर का मैंने रोल अदा किया था। उनकी वजह से, राज कपूर साहब की वजह से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर द फिल्म। खैर, पुरस्कार तो राज कपूर साहब और अब्बास साहब की वजह से ही था। उसके बाद मेरी पहली फिल्म जो थी एज ए लीडिंग आर्टिस्ट जिसे कहे, वो थी बॉबी, और वो भी अब्बास साहब की लिखी हुई थी। तो मैं तो अपने लिए तो मैं उनको खुदा मानता हूँ। मेरे तो उन्होंने सब कुछ, अब्बास साहब ने मेरा पेव किया है, राज कपूर साहब ने मेरा करियर पेव किया है। बॉबी जब बनी, फिर रिलीज़ हुई, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई, मेरा करियर सेट हो गया, तो मैं उनका शुक्रगुजार मानता हूँ। ज़्यादातर तो मैं उनका लिटरेरी बैकग्राउंड तो बहुत कम जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब्बास साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है आर.के. फिल्म्स में, राज कपूर परिवार में, क्योंकि उसके बाद अब्बास साहब ने बीज बोया था फिल्म हिना में, जो कि राज साहब ना बना सके लेकिन रणधीर कपूर साहब ने मुकम्मल की। तो उनका एक एसोसिएशन हिना तक था। तो वैसे अब्बास साहब ज़्यादातर हमारे आर.के. के ट्रेडिशन में साथ रहे हैं। पापा ने 4 दिल 4 राहें भी की हैं, मेरे दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब ने आसमान महल की थी फिल्म। तो अब्बास साहब के साथ ही मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। ये भी बोलना ज़रूरी है कि उनके इंतकाल के बाद बहुत सालों बाद
मुझे मौका मिला अब्बास साहब की जो अनकही किताब स्टोरियाँ जो छपी नहीं थी उन्हें एक किताब में एक हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने वो किताब छपवाई और उन्होंने मेरे हाथों उस किताब का उद्घाटन किया। तो ये मेरी खुशनसीबी है, मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ कि उनके बहुत साल जाने के बाद ये मुझे मौका हासिल हुआ। मैंने उनसे एक कहानी ली थी, द 13th विक्टिम इम्प्रिंट में पढ़ी थी मैंने। तो अब्बास साहब से मालूम किया तो उर्दू में मालूम हुआ, कहने दिल ही तो है नाम है उस कहानी का, दिल्ली में छप चुकी है। वो कहानी मैंने सिपी साहब को सुनाई तो सिपी साहब को बहुत अच्छी लगी एंड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ही डिसाइडेड वी शुड मेक दिस फिल्म, द 13th विक्टिम, जिसे मैंने अचानक के नाम से बनाया। जब फिल्म बनी तो मुझे याद है लिबर्टी में देखने आए थे प्रीमियर पर, और मुझे चलते हुए कहा था, गुलजार आइंदा अब तुम ही फिल्म बनाओगे, तुम जैसे लड़के फिल्में बनाएंगे जिसमें हीरोइन की ज़रूरत ही नहीं। उस वक्त की फिल्मों का कॉन्सेप्ट यही था, एक रोमांस तो होगा ना, एक लड़की एक यंग हीरोइन होगी, उसमें मीना जी वॉज प्लेइंग एन ओल्ड वूमन। तो कहेंगे बस आइंदा तो अब तुम जैसे लड़के ही बनाएंगे ये फिल्में इस तरह की। भाई कोई बगैर हीरोइन की फिल्म बना ली तुमने। एंड आई रिमेंबर ही रोट 1 full page in screen of his reaction on अचानक, कि ये कहानी ये मैं नहीं बनाता, इस तरह से ना बनाता अगर मैं बनाता था। बट ही encouraged me and that was a big थपकी for me coming from अब्बास साहब। मगर वो आवाज़ अब कहाँ है, कलम का एजाज अब कहाँ है, जुनून का वो साज अब कहाँ है अब वो किरण जो थी जुल्मतों पे यलगार रोशनी की। नहीं, वो माधूम अभी नहीं है, नहीं, शायद यहीं कहीं है, ज़मीं के गोशे में गो नया है, हर एक शय में रवां दवां है। चलो उसी ज़िंदगी के सच्चे हंसी मनाजिर में, फ़िक्रे बेबाक के मज़ाहिर में, तख्लीक के शरानों में, अल्फाज के ख़ज़ीनों में, एहसास के करीनों में, क़ल्बे गुदास की खिलवतों में ढूंढे।